नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएसपी की। तो वैसे तो आप सभी लोग को पता है कि न्यूनतम समर्थन कीमत क्या होती है, किस वजह से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन विषय थोड़ा हम लोग का अलग है। विषय यह है कि अभी अक्टूबर के महीने में केंद्र सरकार ने फिर एक बार अगले वर्ष 2024-25 के लिए कुछ फसलों की यानी कि मुख्य रूप से रबी फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया था। अभी जब कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्री लोग साथ में बैठे, तो मंत्रियों ने इसको लेकर के ना एक विवाद दिखाया, अलग ही चिंताएं प्रस्तुत की। उनका यह कहना था कि हम लोग बार बार ना एमएसपी को डिसाइड कर रहे हैं, चीज़ें बुरी नहीं है, हम लोग का पक्ष भी अच्छा है। हम चाहते हैं कि किसानों को सहायता मिले, किसान बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के फसल का उत्पादन करें, हमारे देश के अंदर अनाज के भंडार फले फूले और सभी देशवासियों को अनाज मिले, सबकी भूख मिटती रहे। सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं भी तो हो रही हैं। आप लोग उन समस्याओं को नहीं देख पा रहे, जो कि एमएसपी का एक नकारात्मक पक्ष है। और इस नकारात्मक पक्ष को समझना भी ज़रूरी है और ज़रूरी है कि इसको समाधान किया जाए। यदि इसका समाधान नहीं किया जाएगा तो यह भी भारत के लिए एक चिंता का विषय होगा। तो इस दौरान एमएसपी को लेकर के अनेक चिंताएं सामने आई। जनरली हम लोग चिंताएं नहीं देखते, सभी को अच्छा लगता है कि हाँ एमएसपी हो। किसान लोग भी इतना फेवर करते हैं एमएसपी को कि ज़रूरी है, हमें चाहिए ही चाहिए एमएसपी हो। उसके बाद की बात है कि वो बिक कितने पर आया, वो सब चीज़ें अलग है, पर एक जो मन के अंदर तसल्ली होती है ना कि हाँ ठीक है, सब चीज़ें अच्छी हैं, इतना फिक्स हो गया हमारे लिए, तो वो एक फीलिंग हमें चाहिए खेती करते हुए। तो अब विवाद क्या हुआ है, चिंताएं क्या आई हैं और समाधान कर सकते हैं तो किस किस आधार पर समाधान कर सकते हैं, हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग भी अंत में समाधान के रूप में मेरा साथ दीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि कैसे कैसे और क्या विकल्प हो सकते हैं जिससे इन चीज़ों का समाधान किया जाए। लेकिन पहले पूरा मामला समझते हैं, ठीक। लेकिन उस मामले को समझने से पहले भी ज़रूरी है कि एक प्रश्न ही देख लेते हैं, ठीक है। तो चीज़ें पता है तो आंसर कमेंट, और वीडियो समझते हुए एक बात ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए भी बेहद खास है, तो इसलिए नोट्स अवश्य ही बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अक्टूबर माह में कैबिनेट ने विपणन सीजन 24-25 के लिए कुछ खास रबी फसलों जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मसूर और रैपसीड, सरसों, कुसुम, इन सभी के लिए एमएसपी को मंजूरी दी। कुछ खास वृद्धि हम लोग देखते हैं कि गेहूं के मामले में हुई थी, मसूर के मामले में भी हुई थी। एक अच्छा खासा एमएसपी बढ़ा है यहाँ पर, यह हम लोगों ने देखा था। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मुख्य उद्देश्य किसानों को लिए उनकी उपज की एक न्यूनतम कीमत बता देना कि आप जितना भी उत्पादन करेंगे, जितनी भी उपज करेंगे, वह इससे कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी, इतने पे हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और इसीलिए आप आश्वस्त होकर सभी चीज़ों को करें। किसान इस दौरान यह भी देख लेता है कि कितनी बिजली लग रही है ना, कितना पानी लग रहा है, टोटल लागत कितनी है, लागत के अनुरूप हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें भी देख लेते हैं। शुरुआत की स्थिति कुछ अलग थी। जैसे कि हम लोग समझते हैं पैटर्न, तो पता लगता है कि इसका शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी तो सरकार चाहती थी कि किसान लोग खेती करना ना रोकें। युद्ध हो रहा है अलग चीज़ है, लेकिन कृषि भी लगातार होती रहनी चाहिए और सभी के लिए भोजन जरूरी है। अगर अभी नहीं हो पाए तो आने वाले समय में अकाल पड़ जाएगा, बड़ी विपदा आ जाएगी। तो इस दौरान इन्होंने कह दिया कि ठीक है, आपकी चाहे खेती के ऊपर बम गिरे, परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको हम फिर भी एक अच्छी खासी कीमत मुहैया करा देंगे। और आपने बिना प्रकृति की सोचे, बिना किसी आपदा की सोचे, बिना वर्षा की सोचे कुछ नहीं सोचना है। आप लोगों ने युद्ध भी नहीं सोचना है, आपने सिर्फ खेती करनी है। आप जैसे भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे यह आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इतनी कीमत पर खरीदी जाएगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध से चलन शुरू हो गया, उसके बाद चीज़ें बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब हम देखते हैं कि देश आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी के बाद हमारी सरकार को एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था मिली। हमारे देश की सरकार परेशान थी क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो हमें बहुत अधिक मदद कर सकता है। और कृषि क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था क्योंकि आपने लगातार वाणिज्यिक खेती की थी। वाणिज्यिक खेती करने की वजह से जो हमारी भूमि की उपज थी, जो हमारी भूमि के गुण थे, वो सब समाप्त हो गए थे, जिस वजह से ज़रूरी था कि भूमि के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, भूमि सुधार किया जाए और ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे कि किसानों को मदद हो, कृषि भूमि को लाभ हो और अधिक से अधिक मात्रा के अंदर हम देखें कि उत्पादन देश में हो रहा है। और एक समय ऐसा भी हुआ, हरित क्रांति भी हुई। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग राय दी और उन्हीं रायों के बीच हम देखते हैं कि एक राय एमएसपी के लिए भी आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह तो था ही कि किसानों से बोला जाए कि आप आराम से बिना किसी झिझक के उत्पादन करो,
कृषि करो, लेकिन इसका एक दूसरा उद्देश्य किसानों को यह भी समझाना था कि आप नई नई तकनीकों को भी अपनाइए क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ेगा। दरअसल जो हमारे किसान भाई थे वह नहीं चाहते थे कि नई तकनीकों को अपनाएं। जनरली हम लोग ना बहुत अनेक अनेक मामलों में ऐसे होते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है ना वो ठीक है, हम लोग ऐसा मानते हैं, और जब बातचीत आ जाती है हमारे पेट के ऊपर, भोजन के ऊपर, तब तो हम बिल्कुल ये बात सोचते हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, क्यों एक परिवर्तन करना है। अच्छा होगा, सुन के अच्छा लगता है, लेकिन चीजें गड़बड़ा गई तो तब क्या करेंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को सोचते हुए ना इंसान नए रास्तों को नहीं अपना पाता और आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस दौरान सरकार का उद्देश्य यह भी था कि जो नए नए बीज आ रहे हैं, नए नए उर्वरक आ रहे हैं, इससे लाभ हो सकता है, इनका उपयोग कैसे बढ़ाया जाए। तो किसानों को समझाना था कि आप उत्पादन करो, पैसा हम देंगे सब चीज़ों के लिए, पर आप करो तो सही। तो किसानों को प्रोत्साहन देने की वजह से भी एक मुख्य उद्देश्य था न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करना। इसकी सिफारिश की गई थी झा समिति के द्वारा। झा समिति ने कहा कि चीजें होनी चाहिए, तो झा समिति की सिफारिश के आधार पर ही एक आयोग बनाया गया हमारे देश में जिसका नाम था कृषि लागत और मूल्य आयोग। आज के समय में यही मुख्य आयोग है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि यह केंद्र सरकार को सुझाव दे एमएसपी के लिए, फिर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय ले कि एमएसपी किस प्रकार से होगी और किस फसल के लिए कैसी होगी। ठीक, लेकिन अब इससे अनेक लाभ दिए गए, जैसे कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% तक लाभ दे देना, किसानों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ताकि जो किसानों की आत्महत्या की स्थिति है उसमें हम देखेंगे गिरावट हो, किसान खुद को सेफ महसूस करें, कर्ज को बहुत अधिक सीरियसली ना लें और सभी चीजें अच्छे से देश में सफल भी हो पाए। इसके माध्यम से किसानों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। जब किसान सशक्त हो जाएगा, किसान मजबूत हो जाएगा, किसान खुश होगा, देश तो खुश हो ही जाएगा, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारे अनाज के भंडार बढ़ेंगे, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी और देश इस मामले में तो ठीक चलेगा। ये खास उद्देश्य हम लोगों ने उस समय निर्धारित किए थे। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी चिंताएं समय समय पर व्यक्त की गई कि एमएसपी को आप लाए तो हो, बुराई नहीं है, लेकिन एमएसपी से जहां आप खास तौर पे किसानों का हित सोच रहे हैं और साथ साथ में आप सोच रहे हैं कि उत्पादन बढ़ेगा, हमारे भंडार भरेंगे, वहीं पर कुछ चिंताएं भी हैं। उन चिंताओं को भी तो एक बार समझिए, देखिए। तो समय समय पर अलग अलग एक्सपर्ट ने अलग अलग चिंता प्रस्तुत की और आज हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट हो गई है इन चिंताओं की। क्या क्या शामिल है एक बार समझते हैं, क्योंकि आपको पता लगेगा कि अरे इसका एक दूसरा पक्ष भी है। हम तो अब तक एमएसपी को अच्छे रूप में पढ़ते थे, इतनी सारी गड़बड़ हो रही है एमएसपी की वजह से। और थोड़े दिन पहले हमने देखा कि हमारे देश में जो किसान आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन में भी एमएसपी की बहुत ज्यादा चर्चा हुई और लगातार किसान ये मांग कर रहे थे कि भाई हमें नहीं करना रेट फिक्स, हमें कोई एग्रीमेंट नहीं करना, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, एमएसपी पे काम चल रहा है, एमएसपी को बनाए रखो, जो व्यवस्था है हम उसी में खुश हैं। किसान आंदोलन के दौरान यह स्थिति भी सामने आई थी। तो जो हमारे एक्सपर्ट है वह कहते हैं कि एमएसपी देना एक भेदभाव मूलक व्यवस्था है। एमएसपी देना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से आरक्षण की आलोचना की जाती है। करते हैं ना आप लोग, ठीक है। अब जनरली होता है जिसको प्रॉफिट मिल रहा होता है, जिसको लाभ मिल रहा होता है, वो सोचता है कि चीज़ें अच्छी हैं, पर जिसको नहीं मिलता, जो वंचित रह जाता है उन चीज़ों से, तो उसको लगता है कि चीज़ें गलत हैं और समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है हमारे साथ में। ठीक उसी प्रकार फसलों की स्थिति में भी अब कुछ फसलें ऐसी हैं जिन फसलों को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हैं? किसानों को दिखा रहे हैं कि हमने इसके लिए एमएसपी फिक्स कर दिया। अब ऑब्वियसली मेरे लिए भी तो क्लियर है, अब मुझे यह बात पता लग गई पहले ही कि भाई अगर मैं गेहूं को बोऊंगा तो गेहूं के बाद में जो भी उत्पादन होगा मुझे एटलीस्ट इतना 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 प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं चावल बोना चाहूं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, वहीं अगर मैं चावल बोना चाहूं तो सरकार ने चावल के लिए तो एमएसपी रखा ही नहीं है। तो इस दौरान हो सकता है कि मुझे मेरी लागत से कम की कीमत भी मिल जाए। हाँ, ज्यादा की उम्मीद है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मुझे कीमत कम मिली तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा? पहले ही मैं कर्जे में हूं, आगे की भी सोचनी है, मेरी तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो एक भेदभाव मूलक व्यवस्था इसी प्रकार आगे बढ़ी। फिर किसानों ने समझा कि ठीक है कि गेहूं के लिए तो हो रहा है उत्पादन, गेहूं व्यवस्था में है, गेहूं की स्थिति ठीक है, इस पे एमएसपी मिल रहा है, चलो इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि एक फसल को हमने रिजर्वेशन दे दिया, दूसरे को हमने रिजर्वेशन नहीं दिया, उसको जनरल कैटेगरी में ही डाल दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है अपने हिसाब से करना है, गेहूं वालों के लिए ठीक है, तुम्हें समर्थन दिया जाएगा। वही स्थिति है। तो इससे क्या हुआ कि एक भेदभाव मूलक व्यवस्था बढ़ गई, और भेदभाव मूलक व्यवस्था बन जाने से क्या हुआ कि अब समान वितरण का अभाव हो गया हमारी व्यवस्था में। एक के लिए चीजें कर दी, दूसरे के लिए नहीं करी, तो क्या होगा? हर किसान अब इस तरफ भागेगा, उसको पता है कि इस तरफ लाभ है, फिक्स है और लागत से अधिक ही मिल रहा है, यानी कि सिक्योरिटी है।
यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, समस्याएं ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित है। कब पता लगेगा? सीजन के बाद पता लगेगा। और कितना ही अनाज स्टोर करेंगे? एक इंसान हो वो ये सोचे कि जो फसल हुई कीमत पे नहीं बिक रही है जो हम चाहते हैं तो हम स्टोर कर लेंगे, लेकिन किसान इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं कि वो नहीं रख सकते सब चीजों को अपने पास, उनको बेचना ही बेचना है वरना अनाज सड़ जाएगा। तो इसलिए उन्हें बेचना ही पड़ता है। अगर कीमत निर्धारित नहीं है, मार्केट में जो कीमत मिलेगी वह मजबूरी में बेचेंगे, तो घाटे की संभावना से वह चिंतित रहते हैं। अब इन सभी चीजों ने क्या किया कि फसल विविधीकरण को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया। फसल विविधीकरण कैसे प्रभावित हुआ? गेहूं के लिए एमएसपी है, चावल के लिए एमएसपी नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहां पर कि हर किसान, जितने भी किसान होंगे, सबको पता है सिक्योरिटी सेफ्टी है, इस वजह से वह गेहूं की तरफ भागेंगे, चावल की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ जाएगी। चावल के मामले में कुछ कम ही लोग करेंगे सारे का सारा उत्पादन, या हो सकता है कि कम भी करना ना चाहें। इस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास गेहूं का उत्पादन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चावल के मामले में हम लोग गिरेंगे। और जब हम चावल के मामले में उत्पादन नहीं कर पाएंगे, गिरावट होगी, तो क्या हो जाएगा, फिर हमें आयात करना पड़ेगा, आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी, जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ाएंगी। एक के हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, एक के स्टॉक इतने हैं कि दुनिया को हमें फ्री में बांटना पड़ेगा उसके बाद में। तो यह भी एक अलग चिंता आई। इसकी वजह से अन्य फसलों को हतोत्साहित किया गया, जो कि स्थिति आप लोग देख ही पा रहे हैं। अब बिचौलियों पर निर्भर है ये पूरी व्यवस्था एक तरह से देखी जाए, क्योंकि बीच में मार्केट के अंदर बिचौलिए रहते हैं, वही सारी व्यवस्था चलाते हैं। और पिछला पैटर्न जितने मैंने बताया आपको, उससे क्लियर हो गया होगा कि एमएसपी किस प्रकार से फसल के बीच भेदभाव कर रही है और एक के उत्पादन को बढ़ा रही है, दूसरे के उत्पादन को प्रभावित कर रही है। अब एमएसपी में एक चिंता बिचौलियों की भी है। बिचौलिए क्या करते हैं कि मन के अनुरूप सारा काम करते हैं। आप मार्केट में फसल लेके पहुंच गए, बिचौलियों पर डिपेंड करता है कि वह किस हिसाब से व्यवहार करेंगे। अब बिचौलिए मार्केट में थोड़े एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि एमएसपी क्या होता है, तो वो एमएसपी के आधार पर ही बातचीत करेंगे आपसे कि ठीक है, इतना एमएसपी रखा हुआ है, सरकार ने पहले कहा है तो हम इस पे ही खरीदेंगे। तो मतलब बहुत बार यह भी देखा जाता है कि किसानों को अच्छा लाभ भी नहीं मिल पाता। सबको पता है कि जब एमएसपी के ही सारा काम होना है तो फिर एमएसपी के अनुरूप ही चीजें होती है, क्योंकि देखिए हर इंसान चाहता है कि 2 पैसे बचे। मार्केट में देखते हो ना, कभी भी अगर आपका वीकली मार्केट लगता है आसपास में और जाते हैं सब लोग, तो फिर महिलाएं कैसे कैसे बातें करती हैं, 2 रुपए भी कम करवाने हो ना तो करवाने के लिए अड़ जाते हैं। ठीक वही स्थिति यहां पर भी है। कोई नहीं चाहते कि 2 रुपए हम एक्स्ट्रा खर्च करें। सबको क्लियर हो जाता है माइंडसेट में कि हाँ एमएसपी है, इतना कीमत निर्धारित है, किसान भी इतनी कीमत पर सेटिस्फाइड है, तो हम एक्स्ट्रा कीमत क्यों दें, क्या ही जरूरत है एक्स्ट्रा कीमत देने की। तो किसानों को अधिक लाभ की जो भी संभावना होती है वह उनके लिए समाप्त हो जाती है। फसल खरीद का सीमित दायरा, सब चीजें सीमित हो जाती हैं एमएसपी की वजह से, जैसे कि आपको मैंने बताया, और कीमत वगैरह जो है वह भी निर्धारित रहती है। खरीद और भुगतान में बहुत बार देरी भी होती है, सभी चीजें हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि पता होता है कि इतना एमएसपी। अब किसान का अगर अधिक पैसा खर्च हो गया तो किसान सोचता है कि मैं ना बेचूं, इससे अधिक कीमत पे बेचूं। मार्केट वाले खरीदना नहीं चाह रहे, उनको पता है कि एमएसपी निर्धारित है, तो चीजें फिर गड़बड़ा जाती हैं यहाँ पर। अब किसानों को पता है कि भंडारण का हमारे पास में स्थान की बहुत अधिक समस्या है, हम लोग अच्छे से भंडार नहीं कर सकते, तो वह सोचेंगे कि तुरंत के तुरंत बेको, मार्केट में लाए हो तो, वरना बारिश हो गई या कुछ भी हो गया, कीड़ा लग गया, चीजें खराब हो जाएंगी, जो पैसा मिलेगा वह भी नहीं मिलेगा, इससे भी किसानों को घाटा हो सकता है। इस दौरान हमने यह भी देखा कि रासायनिक उर्वरक बहुत ज्यादा बढ़े, जिससे हमारी फसल की जो गुणवत्ता थी, अनाज की जो गुणवत्ता थी वह लगातार घटी, और इसके साथ साथ ही जो भूमि की जो उर्वरता होती है वह उर्वरता भी लगातार गिर गई, क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया था। क्लियर है बात सारी? तो एमएसपी में निर्धारित कर दी, उद्देश्य अच्छे थे, लेकिन यह नहीं पता था कि यह उद्देश्य इतनी सारी समस्याओं को लेकर के चलेंगे और हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देंगे, एक बड़ी चिंता तैयार कर देंगे। अब इसका समाधान भी करना है। समझा एमएसपी क्यों लाए, अब यह समझ लिया कि भाई चिंता है क्या, यह समझते हैं कि समाधान कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए इसका समाधान हम लोग कर सकते हैं एक दीर्घकालिक एमएसपी नीति ला करके। हम क्या कर रहे हैं, बार बार 6 महीने में, 7 महीने में, साल भर के अंदर एमएसपी निर्धारित कर रहे हैं। बार बार पैटर्न यही चल रहा है। अब जब बार बार पैटर्न यह चल रहा है तो किसानों की जो मेंटलिटी है वह भी लगातार चेंज हो रही है ना। और कई बार ऐसा हो रहा है कि रेगुलरली एक ही फसल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, बाकियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। एक हमारे पास में रिसर्च आई, रिसर्च में यह बताया गया कि आज के समय में अभी भी इतना विकास होने के बावजूद, कृषि में इतना बढ़ जाने के बावजूद 55% तेल जो होता है हम लोग का, उसको हम लोग अभी भी आयात ही कर रहे हैं।
जब चीज़ें बढ़ जा रही हैं इतना अधिक आयात उसके बावजूद क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारी तेल वाली उपज है हम लोग वो उस मामले में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पे कोई बहुत अधिक खास लाभ नहीं है। किसान कम करना पसंद करते हैं, जिस वजह से अभी भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इंपोर्ट पे। और ये कैसे सुधर सकती है? किसानों को अगर हम इंडिपेंडेंट छोड़ देते, उनसे कहते कुछ भी उगाओ, तो ऐसी स्थिति में इन सभी स्थितियों से हम लोग निपट पाते और तेल के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सकते थे। यह एक संभावना थी। अब एक दीर्घकालिक एमएसपी की नीति हम लोग लाते हैं तो उससे क्या होगा कि चीज़ों को एक टेन्योर के लिए प्रॉपर, जैसे कि 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 3 साल हो गया, इस दौरान के लिए फिक्स कर दीजिए कि इतने सालों तक इसकी एमएसपी इस प्रकार ही रहेगी, जिससे क्या होगा कि उस चीज़ बढ़ेगी। और उस दौरान कुछ चीज़ों को हम लोग इस प्रकार से भी देखें कि डाइवर्सिटी ला सकें। जिस प्रकार से अब डाइवर्सिटी की समस्या हमारी कृषि व्यवस्था में हो गई है, ये एक बड़ी चिंता है आने वाले समय के लिए। तो ज़रूरी है कि हम फसल विविधीकरण पे ध्यान दें और किसानों को समझाएं कि एक फसल के पीछे ना भागें। ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए कि बाकी सभी को भी उगाया जाए। बाकी सबको नहीं उगाओगे तो कुछ खास फसल होंगी जिनकी हमारे पास में स्टॉक ढेर हो जाएंगे और फिर कुछ के मामले में हमें मुख्य रूप से इंपोर्ट पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। इंपोर्ट करेंगे, चीज़ें महंगी मिलेंगी, दूसरे देश से लानी पड़ेगी, क्योंकि वही काम हम लोग अपनी भूमि पर भी कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज एमएसपी। गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना, लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए भूमि खराब हो जा रही है, फसलें भी खराब हो रही है। जरूरी है कि अच्छे बीजों का और अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया जाए ताकि चीज़ें सुधर सके। हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे सरकार हो या फिर किसान हो, जरूरी हो कि राष्ट्रीय हितों पर भी विचार किया जाए और एक सर्वांगीण विकास जो हो सकता है कृषि के माध्यम से उसको सोचा जाए। वर्ष की प्रमुख फसल का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि वर्ष दर वर्ष हम लोग अलग अलग मामले में कुछ फसलों को कैटेगराइज करें। जैसे कि सबको पता है कि भाई गेहूं उगाना है, उस वर्ष कुछ फसलों को कैटेगराइज कर दो कि जी इसका भी इतना उत्पादन करना है, जरूरी है। जिसका डिवीजन हो, इसके लिए बोर्ड हो, अलग अलग क्षेत्र में चीज़ों की निगरानी की जाए, किसानों को समझाया जाए और उस प्रकार से आगे हो काम, तो हम लोग इन क्षेत्रों को भी काबू कर सकते हैं और एक फसल विविधीकरण के तहत व्यवस्था हमारी आ जाएगी, जिससे कि हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वह भी कम होगी। इसकी भी संभावना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समाधान है जो हम लोग कर सकते हैं। अब आपकी बारी है, यहाँ पर अब लिस्ट को बढ़ाइए और अलग अलग सुझाव आप लोग के क्या हैं। अगर सोचेंगे नहीं तो चीज़ समझ में नहीं आएगी। यह बताइए कि क्या क्या हम लोग और काम कर सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर सुधार लाने के लिए, जिससे कि हमारा कृषि क्षेत्र और अधिक मजबूत होगा और हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ यह सेशन जो था वह कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, हर एक पक्ष आप लोगों ने समझा होगा। और एक प्रश्न जो मैंने शुरुआत में आप लोग को दिखाया था, अब आप इसका आंसर देने में भी सक्षम है। तो जल्दी से आंसर, कुछ नहीं करना, बस कमेंट कर दीजिए। बेहद सरल है। मेंस के लिए नोट जरूर बना लीजिएगा। आंसर पूछा जाता है अगर आप लोगों से एमएसपी के बारे में या इस रूप में पूछा जाता है तो बढ़िया से अच्छे से लिख करके आइएगा, अच्छे अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक के बिना नहीं जाना है। इसके साथ साथ ही हम लोग आपका आंसर भी देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, यह आंसर है और उम्मीद करता हूँ प्रश्न ठीक से समझ के आपने आंसर भी किया होगा। चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बता दीजिए, थैंक यू सो मच।